आइए हेनरी के नियम पर आधारित प्रश्न को पढ़ा जाए। तो हेनरी के नियम में सूत्र पहले देख लिया जाए एक बार ना, तब ना। तो देखिए सूत्र क्या बोलता है। ए को मिला था कि एच हेनरीज नियतांक बराबर मिला था आप लोग का एम बटा पी। और बताइए ये एम क्या है, कोई बता सकता है? हाँ क्या है? द्रव में घुलित गैस की मात्रा है। ये क्या है? गैस की मात्रा है, गैस की मात्रा, वो भी कैसा? जो विलेय है। विलेय गैस की मात्रा ने विलेयता की बात, जो विलय है, विलय का मतलब घुला घुला हुआ है, छोड़िए ना। और ये क्या? जो गैस के अमाउंट, जो गैस के अणु घुले हुए हैं द्रव में, उसके द्वारा ये आरोपित पार्शियल प्रेशर यानी आरोपित दाब है। ये क्या है? दाब, वो भी कैसा? आरोपित। आरोपित, क्लियर? अब देखिए उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, दूसरा ये भी है कि H बराबर 1 पढ़े होंगे आप लोग P/X, जहाँ ये क्या है? ये गैस जो घुली हुई है उसका मोल अंश है, गैस का मोल अंश। मोल अंश, ये कैसा मोल अंश भाई? जो गैस सोलूबल है, ठीक है, ये वही है प्रेशर है। क्लियर? हेनरी नियतांक। चलिए क्वेश्चन करता हूँ, जरा देखें। पहला क्वेश्चन, ये मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का ही प्रश्न हो सकता है। पहला सवाल ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन के सामने बात करता हूँ। तो ये बोल रहा है 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम। जहाँ ग्राम लगा एम का वैल्यू याद कर लेना, ठीक है। और ये जब भी रहता है तो बहुत लिटिल अमाउंट में रहता है, जरूर है कि माइनस पावर में बहुत अल्प मात्रा में घुला रहता है, याद रखना होगा, ठीक है। एथेन, एथेन युक्त एक संतृप्त विलयन, एक संतृप्त विलयन में एथेन का आंशिक दाब एक बार, याद करेंगे ये बार यूनिट है किसका? दाब का, एक बार है। यदि विलयन में 5 इंटू 10⁻² ग्राम एथेन हो तो गैस का आंशिक दाब क्या होगा? क्वेश्चन कर रहा है। देखिए मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को, ध्यान रहे ये बातें। तो ये क्या कह रहा है, यही बात ध्यान में रखनी है कि एथेन युक्त एक संतृप्त विलयन है, पक्का है। एथेन मतलब डाला गया है, तो एथेन क्या होगा? यहाँ विलय का काम कर रहा है, यानी मतलब यही दाब उस सॉल्यूशन में उत्पन्न करेगा। तो पहला कंडीशन में देखिए क्या है, यहाँ पे एक अमाउंट यहाँ है, तो जब इतना यानी एथेन की इतना अमाउंट है तो प्रेशर इतना उत्पन्न कर रहा है। जब अमाउंट को कम किया जा रहा है पुनः, ठीक है, एक्सपेरिमेंट में पुनः अमाउंट को कम किया जा रहा है, तो दाब क्या होगा? यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, गिवन करता हूं, दिया गया क्या, ये बात लिख देता हूं सबसे बढ़िया। दिया गया, देखिए क्या मैं शॉर्ट में लिख, सबसे बढ़िया इसको करते हैं क्या चीज। तो ये देखिए गैस का प्रथम अमाउंट है, तो मैं इसको M1 ले लेता हूं। M1 बराबर पहली द्रव्यमान कितनी है? पहली द्रव्यमान है 5, माफ कीजिएगा 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम, ठीक है। तो इसका P1 कितना बंधु है बताइए? 1 बार है, ठीक ना। तो M2 की वैल्यू बदली जा रही है। M2 बराबर क्या किया जा रहा है? M2 कर दिया रहा है 5 इंटू 10⁻³ इतना ग्राम, ठीक है। अमाउंट को बढ़ाया जा रहा है, यहाँ अमाउंट कम थी, ठीक है। तो कह रहा है P2 बराबर निकाल व्हाट, ठीक है। तो मैं यदि बात करूं आप लोगों से,
इस फॉर्मूला को अप्लाई करके मैं हेनरी के नियतांक को अगर निकाल लूँ तो दूसरी कंडीशन मेरा निकल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं यहाँ पे हल करता प्रिय बंधु, जरा ध्यान दें। देखिए क्या सूत्र कहता है, यानी हेनरी नियम से, हेनरी के नियम से, ठीक है। तो पहले कंडीशन में शर्त लागू होगा, क्या होता है देखिए यहाँ के एच इक्वल हो जाएगा एम बाया पी, या मैं लिख सकता हूँ के एच बराबर 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम, बया कितना 1 बार ऊपर लेके चल जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होएगी, ठीक है। तो के एच बराबर निकल गई, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। अब देखिए आप लोग को मैं ये बताना चाहूँगा, ये इतना हो गया और इसको जब करोगे तो उसको ले चलो तो हो जाएगा के एच, हेंस इसलिए के एच बराबर होगी प्रिय बंधु 6.56 इंटू 10⁻⁻ इतना ग्राम बार इनवर्स, क्योंकि प्लस में है तो ऊपर गया था माइनस में। अब देखो फिर क्या कर रहा है, फिर लगाओगे बातें, फिर क्या बोलेगा जरा, फिर लगाओगे वही के एच बराबर सूत्र लगाओगे, क्या लगाओगे m2, यहाँ मान लो m1 कर लो, यहाँ p1 कर लो, m1 p1, m2 बाई क्या कर लो p2, वैल्यू को पुट कर जरा प्रिय बंधु क्या करता है देखता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको इधर लाता हूँ क्योंकि इसको निकालना, उसको उधर ले जाता हूँ, तो मेरे को मिल गया क्या p2 बराबर हो गया m2 बाया क्या हो गया kh हो गया, क्लियर। वैल्यू को पुट करता प्रिय बंधु, p2 बराबर मेरा क्या हो गया जरा बता, तो m की वैल्यू, m2 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻³ इतना ग्राम, बया कितना हो जाएगा 5 नहीं माफ करना 6.56 इंटू 10⁻³ इतना ग्राम बार इनवर्स, है ना। तो अब देखो मैं इसको ऊपर ले चलता हूं, ठीक है, ध्यान दें देखिएगा जरा। अब यहाँ P2 एज इक्वल होएगा, क्या होएगा जरा देखो, तो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻² ग्राम इंटू 10 कितना 3 10⁻3, ठीक है। ग्राम ने ग्राम को मारा, हटाओ ना ग्राम के बजारे हटा दो सफा, ठीक है। लेकिन एक शर्त है प्रिय बंधु, बार यहाँ माइनस में है तो अब बार क्या हो जाएगा प्लस में, और बया कितना हो जाएगा 6.56, ठीक है। एक 10 बच जाएगा, है ना। देखो प्लस है माइनस है तो यहाँ आधार सेम है तो यहाँ जुटेगा, लेकिन जुटेगा तो क्या होगा बड़ा में छोटा यहाँ घट जाएगी, तो हो जाएगा क्या P2 इक्वल 50 बटा में हो जाएगा 6.56 इक्वल 0.7 7×6 42, ठीक है 0.7, ठीक है, और 7 यहाँ 0.7, उसके बाद में आपका आंसर यहाँ मिल रहा है कितना 62, क्लियर, कितना 62 बार, यही तो आंसर हुआ। कोई दिक्कत, फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए यहाँ क्या है, डाटा डबल दिया है, डबल में क्या कि पहले जो ये एक कंटेनर में क्या हुआ एथेनॉल जब थी, एथेनॉल के अमाउंट जब कितना इतना था, यानी M1 जब कितना था प्रिय बंधु इतना था, तो इसका P1 कितना मिला था, P1 1 बार मिला था, है ना। दूसरा कंडीशन में ये जब अमाउंट की बात करें, जो वहाँ देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे ये देखें, जब इसका अमाउंट घटकर आ गया कितना इतना आ गया इतना ग्राम, तो इसका प्रेशर कह रहा है कि अब बताओ व्हाट। तो जब तक हेनरी नियतांक को हम लोग नहीं कैलकुलेट करेंगे तो P2 निकालना संभव नहीं था। तो वही बात मैंने लिखा कि पहली स्थिति में किसका एथेनॉल का द्रव्यमान इतना M1 है, फिर यहाँ M1 इतना है और M2 इतना, तो जब M1 इतना था तो P1 इतना था, जब M2 इतना हुआ तो P2 हुआ। मैंने सूत्र को पालन किया तो मैंने KH को निकाला प्रिय बंधु, KH मेरे को कितना मिला इतना मिल गया। फिर मैंने सूत्र को अप्लाई किया तो KH बराबर M2/P2, मैंने क्या किया इसको इधर लाया इसको उधर ले गया तो मेरे को मिल गया कितना बताओ M2/KH। KH की वैल्यू क्यों ऐसा ले गया
क्योंकि के एच की वैल्यू मेरे प्रिय बंधु ज्ञात था हम लोग के पास, और जब भाग दिया मैंने तो हम लोग का आंसर कितना मिला, इतना मिला। क्लियर, समझ में आ गया होगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्लियर, हाँ तो देखें आप लोग, अगली क्वेश्चन की बात करता हूँ। ये क्वेश्चन रहा, ठीक है, आप लोग भी उत्तर इसका मार सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का सेम टू सेम है। 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 100 ग्राम जल, याद रखेंगे जल विलायक होता है, याद रखेंगे, ये किसी चीज को घुलेगा नहीं, इसलिए ये मत समझना कि ये मेरा एम है, नहीं एम नहीं है, ये विलायक है प्रिय बंधु, विलायक है, ठीक है, ध्यान रखना। जल में इनटू गैस, अब बात कर रहे हैं नाइट्रोजन गैस की बात, नाइट्रोजन गैस की विलेयता दिया है 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम है, -4 ग्राम है। जब कह रहा जबकि बिलियन के ऊपर N2 गैस का दाब 1.2 atm। एटीएम का मतलब वायुमंडल होता है प्रिय बंधु, एटीएम का मतलब वायुमंडल होता है, ठीक ना। 1.2 atm है, यानी क्वेश्चन देगा वायुमंडल है, ठीक। तो कह रहा है उसी ताप पर, यानी 20 डिग्री पर, उसी ताप पर N2 गैस की विलेयता ज्ञात करें यदि इसका दाब 10 atm हो। चलिए काम करते हैं, देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये याद करेंगे, ये विलय नहीं है, विलायक है, ध्यान रखें, विलायक जल विलायक होता है, याद रखेंगे, इसलिए ये एम का वैल्यू नहीं हो सकता, ध्यान रखेंगे। आगे चलता हूं, देखिए, तो यहां सबसे पहले गिवन क्वेश्चन दिया क्या गया है, ये देख लिया जाए। दिया गया है, अरे दिया गया, क्या दिया गया मुझे मालूम है, क्वेश्चन में दिया है कुछ। N2 गैस की विलेयता, पहली अमाउंट कितनी है, M1 की वैल्यू ये है, तो M1 जब इतना है तो इसका दबाव कितना, इतना है। क्लियर, ध्यान रखेंगे ये बातें। तो आप लिख सकते हो क्या चीज कि M1 बराबर मेरे को दिया है 2.2 इंटू 10⁻⁴ ग्राम, क्या माइनस में, ओके। और P1 का वैल्यू की बात कर लें तो ये भी लिख देते हैं यहीं पे, P1 बराबर मेरे को मिल गया 1.2 atm। इसका मतलब होता प्रिय बंधु, एटीएम का मतलब यहां बता रहा है कि वायुमंडलीय दाब को सूचित करेगा। क्लियर, और यहां पे ये भी बता दूं, एक और डाटा यहां लिखते हैं, ठीक है, यहां देखिएगा।
तो M1 ये है, तो M2 कह रहा है मेरे को क्या करने के लिए, फाइंड करने के लिए, लेकिन P2 मेरे को दिया है कितना, 10 ATM। ये बात ध्यान रखेंगे। सेम यूनिट देगा, अगर ग्राम में है तो इसकी अमाउंट हमारे ग्राम में आएगी, अगर ये जो यूनिट होगा वही यूनिट P2 का होता है, ये बात ध्यान रखना होगा, नहीं तो बदलना पड़ता है। ठीक, तो हम करते हैं। तो क्या निकालना है, पहले तो पहले क्वेश्चन ये देखिए, पहले इससे हम लोग क्या ज्ञात करें, हेनरी नियतांक ज्ञात करें। हेनरी नियतांक ज्ञात कर लेंगे तो हम लोग ये आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सूत्र लगाएंगे कि H बराबर M बटा में P, मीन यही कह सकते हैं कि H बराबर M1 बटा में P1। तो या लिख सकते हैं कि H बराबर क्या चीज़ बता सकते हैं प्रिय बंधु, हाँ बिल्कुल सर, ये आप लिख सकते हो ऐसे, यही ना कहोगे, और तो कुछ ज़्यादा नहीं, 1 दशमलव कितना, इतना, इंटू 10 टू दी पावर कितना प्रिय बंधु, माफ़ कीजिएगा, ATM। क्लियर है। अब ऐसा करता हूँ, दोनों के दशमलव साफ करता हूँ, इसका भी दशमलव खत्म, इसका भी दशमलव खत्म। जब ही प्रिय बंधु दशमलव खत्म हुआ तो बता क्या आएगा आपके पास, आएगा ये ध्यान देना कि H बराबर आएगा 22 गुणा 10 के पावर माइनस इतना ग्राम, और 12 आएगा। ये प्रिय बंधु कट कर इसको 11, ये हो जाएगा 6। तो क्या ये बता सकते हैं आप, क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या कि H बराबर, डायरेक्ट भाग दे देता हूँ, चलिए लिख देता हूँ 11 बटा में 6 इंटू 10 के पावर माइनस 4 ग्राम। अब देखिए जरा, या कह सकते हैं कि H बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बताओ, 1 जब जाएगा भाग तो 6, 5 आ गया, 0 बैठाएंगे तो 8 छक्का 48। ठीक है, 48 2 50, 20 आ गया, 36 18 2 20, लगभग अबाउट में इसको 4 ले लेता हूँ, बढ़ाता हूँ एक, ठीक ना, और इतना क्या हो जाएगी, इंटू 10 टू दी पावर 4 ग्राम हेनरी नियतांक मैंने निकाल लिया। अब देखो दूसरी स्थिति, पहली स्थिति फाइनल हो गई, दूसरी स्थिति में M2 निकालना मेरे को, ये तो हम जानते हैं दूसरी स्थिति में KH बराबर क्या होगा, M बटा में क्या चीज़, M बटा में P ही होगा। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ क्या कि KH बराबर M2 बटा में P2, कोई दिक्कत है किसी को तो बोल लो भाई, मेरे को निकालना है, M इधर गुणा हो जाएगा कि नहीं बताओ ना, हो जाएगा ना, तो हो जाएगा तो मैं निकाल सकता हूँ, देखो जरा क्या चीज़ मैं निकाल सकता हूँ, ये बातें इसको गुणा कर लेता हूँ, तो इसको ऐसे लिखता हूँ, देखिए जरा मैं इसको इधर लाता हूँ, तो K ऐसे रखो ना, वैल्यू रख लो, पहले छोड़ो वैल्यू रखो, तो K इसका वैल्यू कितना है 1.84 गुणा 10 के पावर कितना -4 ग्राम, एज इक्वल होएगा कितना जरा बताओ, M2 बटा में P2 का वैल्यू कितना है 10 ATM है ना, ATM बोलो, कोई दिक्कत है तो बोल लो, नहीं ना, 10 ATM है, और पहले से याद रखना ये ATM इन्वर्स में माइनस में यहाँ गया है, जो मैं छोड़ चुका हूँ, यहाँ ATM इन्वर्स में रहेगा, मैं छोड़ दिया हूँ प्रिय बंधु, ATM इन्वर्स में रहेगा, ये मिस नहीं करना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगा ये कटाने में। ठीक है, तो यहाँ भी मैं लिखना पसंद करूँगा आप लोग को क्या चीज़, यहाँ भी ATM इन्वर्स। ठीक है, अब देखिए प्रिय बंधु, लाओ इधर, तो लाते हो गुणा में तो लिखो क्या चीज़, आप ऐसे लिखोगे इतना दशमलव इतना 10 टू दी पावर 4 माइनस में ग्राम ATM इन्वर्स इंटू 10 ATM इक्वल M2। ATM से ATM खत्म, क्योंकि इन्वर्स का मतलब होता है बटा। ठीक है, गुणा करके देख लो क्या होता है, तो 10 के पावर ये मतलब 1 हुआ, M2 बराबर कितना हो जाएगा बताओ 1.84 इंटू कितना हो गया 10 के पावर -4। ठीक है, इंटू कितना हो गया 10 के पावर -1, और बच गया ग्राम। क्लियर है, -1 कैसे, सॉरी +1। अब देखो -4 +1 घट जाएगा कि नहीं, हेंस M2 बराबर कितना मिल गया प्रिय बंधु बताओ, तो M2 बराबर आपको मिल गया, M2 बराबर मिल गया आपको कितना बताओ 1.84 गुणा 10 के पावर -3 ग्राम, यही आपका क्या हुआ आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत, क्लियर समझ में आ गया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आप ले लो स्क्रीनशॉट, ओके, और उसके बाद अगली क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। क्लियर, चले, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो चलते हैं। देखिए
आइए देखिए अगली क्वेश्चन। ये टाइप 1 था, टाइप 2 में टाइप 1 पढ़ा दिया, टाइप 2 का एक सवाल ये लास्ट हल कराता हूं आप लोगों को, ठीक है। देखिए जरा आप लोग बनाते रहना, एनसीईआरटी का प्रश्न हो सकता है मेरे ख्याल से ये। सड़े हुए अंडे जैसी गंध सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का उपयोग गुणात्मक विश्लेषण में किया जाता है यदि मानक ताप दाब यानी STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, पर H2S गैस की विलेयता 0.1955, ठीक है, मोल, ठीक है, इतना मोल हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना करें, ठीक है। और एक बात, ये बात फिर से एक बार पढ़ दूंगा, क्वेश्चन पढ़ देता हूं। कह रहा है सड़े हुए अंडे जैसी गंध देने वाली विषैली H2S गैस का उपयोग गुणात्मक विश्लेषण में किया जाता है यदि मानक ताप दाब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर H2S गैस की विलेयता मतलब सोलबिलिटी M की बात कर रहा है, अगर उतना मोल हो तो हेनरी स्थिरांक मतलब KH की वैल्यू को तुम फाइंड करो। ओहो, अब तो ये बात है कि वो भी मोल में, तो मेरे को मोल यानी कि मतलब ये रिलेशन हम लोग को देना पड़ेगा ये वाला, बिना ये रिलेशन के हम लोग हल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि इसका हम लोग को मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना होगा। एक बात आप लोग को प्रिय बंधु बताना चाहूँगा, देखिए क्या चीज़ ध्यान रहे, एक बात देखिएगा क्या, तो मैं ये आसानी से बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि पहले किसी भी कंडीशन में मोल फ्रैक्शन को हम लोग को निकालना पड़ेगा, और मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आप लोग को भली भांति पता होना चाहिए कि जितने भी क्वांटिटी होते हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ता है। तो एक बात मैं बताना चाहूँ, ध्यान दे, देखिए चलता हूँ बात। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँ कि अंडा सड़ने की बात याद कर लेना, ये बात सड़ा अंडा है तो कह रहा विषैली गैस H2S गैस की बात कर रहा है, यही ना, तो याद रखना अंडा गोल होता है ना, यानी मतलब ओवल की तरह, ठीक है, तो जब ये सड़ेगा तो ये सूत्र क्या है, लंबा है, H2S क्या है, लंबा है, तो गोल का उत्तर क्या होगा, लंबा। इसका मतलब क्या कि अंडा जब गोलाकार सड़ेगा तो याद करना लेंथ में सूत्र क्या है, लंबा है, यानी H2S की जैसा गंध देगा। लेकिन मछली क्या होती है, मीन बताओ, मछली जो होती है ये भली भांति आप लोग जानते होंगे कि मछली जो होती है, ये बातें देखिए,
ऐसे करता हूँ आप लोगों को थोड़ा समझाने के लिए, मेरे को बनाना नहीं आता है, ठीक है, फिर भी कोशिश करता हूँ, छोड़िए उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो मछली क्या होती है, लंबा होती है ना प्रिय बंधु, क्या होती है, मछली लंबा विमान की तरह बन गया, चलो कोई बात नहीं है, मछली लंबा होती है। जब मछली को सड़ाओगे तो ये गोलाकार, गोलाकार का मतलब क्या होता है, O3 ओजोन गैस की तरह सड़ी हुई गंध देता है, याद रख लेना। अंडा गोल सड़ेगा तो लंबा सूत्र H2S गैस की तरह महकेगा, लंबी मछली सड़ेगी तो गोल का मतलब O3 ओजोन की तरह महकता है। बस इतना ही याद करना, बदबू मारेगा। अगर एक्सपेरिमेंट करनी होगी तो मैं बताता हूँ, एक अंडा फोड़ के डब्बा में बंद कर देना, एक डब्बा में ढक्कन वाली में, और रख देना धूप में 2-3 दिन, और उसके बाद क्या करना, ढक्कन खोल के नाक के पास लगा लेना, मज़ा आ जाएगा। एकदम एक्सपेरिमेंट घर पे कर लोगे। और मछली की इसको कि O3 का कैसा होता है, ये तो बदल देगा H2S का गैस का गंध। अगर तुम्हें O3 गैस का पता करना होगा तो उसी तरह से, लेकिन बात ध्यान रहे प्रिय बंधु, करना मत, क्योंकि ये विषैली गैस है, ये बात ध्यान रखना, ऐसा करना मत, ठीक है। ये बात मैं बताता हूँ, ये बात ध्यान रखना, चेतावनी मैं देता हूँ कि ऐसा करना मत। इतना फीलिंग मैं याद करना कि जब अंडा सड़ता है तो ऐसा महकता है H2S की तरह, और जब ये मछली सड़ती है तो ओजोन गैस की तरह महकती है, ठीक है, यानी बदबू मारेगी, ठीक है। अब देखो आगे चलता प्रिय बंधु, जरा देखो ध्यान रखना। सबसे पहले ये मैं बोलना चाहूँगा कि अंडा में होता क्या चीज़ है, ये बताओ। ये अंडा रहा प्रिय बंधु, अंडा में यानी मतलब कि कुछ ठोस और द्रव टाइप के मिश्रण टाइप के होते हैं, यानी ठोसीय द्रव मिश्रण होते ही नहीं होते हैं। मान लेता हूं कि अंडा में पक्का है जल के रूप में तो होता होगा जल, और विलय के रूप में मान लेता हूं कि आप लोग का H2S गैस है, और ये मैं मान लिया कि इस अंडा में वाटर की मात्रा, जब अंडा सड़ता है तो ज़्यादा वाटर की मात्रा बढ़ जाती। मान लेते हैं कि अंडा सड़ा हुआ अंडा में 1000 ग्राम क्या था, वाटर था, ठीक है। तो अब बताओ, ये दिया गया द्रव्यमान हो गया, और इसका क्या मोल अंश निकाल लोगे, तो मोल अंश बताओ कितना होगा। अब यहाँ से मोलर द्रव्यमान निकालो, तो मान लेते हैं, देखो, माना कि सड़े हुए अंडे में जल की मात्रा 1000 ग्राम है, ठीक है। तो बताओ आप यह तो किसका, जल का ना, तो यहाँ क्या हो गया, ये विलेय हो गया, याद रखना, स्मॉल w हो गया, ठीक है, स्मॉल w हो गया। अब बताओ, तो मोलर द्रव्यमान जल का निकालो, जल का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो जब कैपिटल W निकालोगे प्रिय बंधु तो जल का 18 होता, मैं कितने बार न्यूमेरिकल में बता चुका हूँ, है ना। अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O की बात करता हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O की बात करता हूँ, ध्यान रहे, ठीक ना, देखिएगा क्या, ठीक है। चलिए देखिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कैसे निकालेंगे, देखिए क्या चीज़, आप जानते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, इसका मतलब हुआ जल के मोलों की संख्या, और जल के मोलों की संख्या निकालने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि ध्यान रहे ये बातें, ठीक ना, यहाँ बातें ध्यान रहनी चाहिए, ठीक ना। क्या चीज़ कि यहाँ जिसका निकालना होता है मोल, उसका दिया गया द्रव्यमान ऊपर में, यानी स्मॉल w बटा में कैपिटल W, और स्मॉल w का काम यही कर रहा है प्रिय बंधु। तो आप लोग निकाल सकते हो नंबर ऑफ H2O इक्वल 1000 ग्राम बटा में कितना, 1000 ग्राम बटा में बोलो कितना, यानी 18 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। अब देखो ये जब कटाओगे ना तो ये आएगा डायरेक्ट 55.55, ठीक है। तो हेंस यहाँ लिख सकते हैं यानी नंबर ऑफ H2O बराबर हो गया क्या, 55.55 मोल, ठीक है। अब देखो H2S, नंबर ऑफ H2S क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब कि
यानी हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस सोलूबल है, विलय है, उसका अमाउंट मोल में दिया है प्रिय बंधु। उसका मोल कितना है? तो 0.195 मोल है। ठीक है, अब देखो तो आप लोग को निकालना क्या है, अब बताओ। तो तुम्हें निकालना है H2S की मोल फ्रैक्शन। तो H2S के मोल फ्रैक्शन इक्वल क्या होगा? व्हाट? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल ऊपर होता है, आप लोग पढ़ चुके हो ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इक्वल होगा नंबर ऑफ H2S अब बटा में नंबर ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ H2O। क्लियर? नाम मान को रखो, ठीक है। क्या होगा? यानी जीटा की बात करता हूं, H2S नंबर, यानी क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S बराबर 0.195 मोल। अब बटा में हो जाएगा यानी 0.195 मोल अब प्लस 55.55 मोल। ठीक है प्रिय बंधु, मैं अब इधर हल करता हूं, जरा देखेंगे, ध्यान रखेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिएगा जरा। तो यहां मैं चलता हूं, लिखता हूं नंबर, यानी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इक्वल हो गया, ऊपर में आपका क्या होगा? 0.195 मोल बया हो जाएगा। जोड़िएगा, जोड़िए, इसको यहाँ 0 ले लो, जोड़ने में आराम पड़ेगा। तो 5 आ जाएगी, 5। अब देखो यहाँ ये 5 और 9 को जोड़ो, ये 5 आ गया, 5 और 5 जोड़ोगे तो क्या होगा? 0। फिर देखो 9 को 5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? फिर से माफ करना, फिर से एक बार देखता हूँ। ये देखो, ये 0, 5, 9 5 14 होगा। ठीक है, कितना होगा? 14 के 4 हो गया। अब यहाँ देखो 1 और ये 5, 1 और 5 कितना? 6, एक आ गया, इसका कैरी हासिल कितना? 7, और उसके बाद में कितना होगा? 55 पॉइंट इतना। ये भी मोल, ऊपर भी मोल, मोल मोल क्या हो गया? गोल हो गया। जब प्रिय बंधु आप लोग भाग देते हो तो आएगा ये कितना? लगभग, ठीक है, लगभग बराबर आएगा आप लोग का 0.00 इतना आएगा। ये मोल देखिए, मोल मोल कट गए, कोई यूनिट नहीं है। अब बताओ प्रिय बंधु, अब यहां से आप लोगों को निकालने में क्या दिक्कत? एक और बात मैं लिखना चाहूंगा, चूंकि हम जानते हैं कि STP पर H2S का दाब मतलब कौन दाब? दाब P, प्रेशर। ठीक है ना, दाब जो होता है प्रिय बंधु, ठीक है, दाब होता है वो कितना होता है? ये बात ध्यान से करता हूं, ठीक है। वो दाब होता है 0.987 है ना, बार होता है। क्या होता है? इतना बार होता है। तो मैं आप लोग को यहां निकाल देता हूं, यानी P इक्वल मिल गया 0.987 बार। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, याद रखना ये ठीक है, इसमें मिस नहीं करने वाला। अब बताओ हेनरी नियतांक, यानी KH बराबर क्या हो जाए? कोई बता सकता है? यस, P/X, दैट मीन्स KH बराबर मान निकालो। बैठाओ, P की वैल्यू कितनी है? बोलो, P की वैल्यू 0.987 बार है। अब बटा में कितना? 0.00, उसके बाद में 35 है। बोलो, इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं, दिक्कत ना हो आप लोगों को। शायद ये आप लोग यहां तक समझ गए होंगे प्रिय बंधु, ठीक है। और दाब के टर्म में ये दिखा देते हैं, दाब बराबर, यहां ध्यान से देख लो, इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, ठीक है। देखिए, तो दाब जब हो गई तो यहां देख लो P बराबर ना, P बराबर होता 0.987 बार, ठीक है, बार। अब हेनरी के नियम लगाओ। हेनरी के नियम यदि लगाते हो तो KH बराबर हो जाएगी P/X। क्लियर? यहां लगाओ, KH बराबर क्या हो जाएगी? बोलो, ये हो जाएगा, बोलो कितना ही वैल्यू है? 0.987 बार, और बटा में कितना? 0.00 और 0.35। जब ये कट मारोगे प्रिय बंधु, जब ये कट मारोगे तो आप लोग का आंसर कितना आएगा?
ये बात भी बता दूं आप लोगों को, 282 कितना आएगा, 282 के एच बराबर आएगा क्या चीज, 282 बार आंसर। फिर से एक बार देख लीजिए, ध्यान रहे, मैं कुछ नहीं किया, इसमें सबसे पहले क्या किया, क्योंकि मेरे को इसमें दो सब्सटेंस है, एक विलायक के रूप में वाटर है, तो वाटर को मैंने माना और वाटर के अणुभार से जब भाग दिया 18 से तो मेरे को मोल मिल गई, नंबर ऑफ मोल्स। फिर इसमें सोलूबल देखिए, इसके मोल की दिया है क्या चीज, यहां देखिए दिया है विलेयता मोल में दिया है, तो दोनों क्या हो गया, यानी कि जल का मोल और H2S की मोल निकल गई। तो मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होता है, जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी होती है, मोल अंश निकालनी होती है, उसके मोल की संख्या ऊपर और जितने कंपोनेंट होते हैं सभी के मोल की संख्या नीचे। जब वहाँ मैंने किया इतना, तो आप लोग को नंबर ऑफ मोल्स कितना आगे जरा यहाँ पे देख लेना, नंबर ऑफ मोल्स मैंने कैलकुलेट करके यहाँ पे ला दिया, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ने माफ़ कीजिएगा, यानी मोल फ्रैक्शन, मोल अंश यानी जीटा H2S मोल अंश मैंने ज्ञात किया। जब मोल अंश ज्ञात किया तो ये मैं जानता हूँ, ये बातें याद रखना होगा तुम्हें कि क्या चीज़ STP पर, यानी जिसको बोलते हो मानक ताप दाब पर, मानक ताप दाब पर H2S गैस का दाब जो होता है 0.987 बार होता है। तो प्रेशर मेरे को मिल ही गया और मेरे को X क्या चीज़ H2S यानी कि मोल फ्रैक्शन मिल गया, और मैंने क्या किया, बस जो करना था वो कर दिया, आंसर मेरे को मिल गया। क्लियर है, कोई दिक्कत प्रिय बंधु? आप लोग कहते हैं सर स्क्रीनशॉट लेना है, तो ऐसा करना, स्क्रीनशॉट ले लेना प्रिय बंधु, मैं हट गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, साफ दिखाई दे रहा होगा। और मैं अब अगले वीडियो में आप लोगों से मिलूँगा और वो भी रॉल्ट के नियम को लेकर आते हैं, ठीक है। और ये मैं बता दूं, बार बार मैं फोर्स दे रहा हूं, फोर्स के साथ पढ़ो, एक बल के साथ पढ़ो, एक एनर्जी के साथ पढ़ो, एक जज्बे के साथ पढ़ो यार, बहुत कुछ कर सकते हो। मैं एक बात बोल देता हूं, आप लोग के पास इतनी बड़ी एनर्जी है ना कि सूर्य की भी एनर्जी क्या पड़ जाएगी, कम पड़ जाएगी, ये बात ध्यान रखना। लेकिन मानो अपने पूरे एनर्जी को उपयोग करता कहाँ है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, अरे उस एनर्जी को उजागर करो जिससे तुम अपने मंजिल को, अपने मुकाम को हासिल कर सकते हो। क्योंकि याद रखना, तकदीर खुद मानव के हाथ में होती है, जैसा कर्म करोगे वैसी तकदीर बदलती है। ये बात कभी तकदीर पर ये मत डालना कि मतलब बार बार तकदीर पर डालते जाओ, नहीं, ये सारी बातें तुम पर डिपेंड करेगी, ठीक है। और आप लोगों को मैं बता दूं, जम कर पढ़ो और फिर ऑब्जेक्टिव भी मैं देते जाऊंगा। हाँ, एक बात बताना चाहूँगा वीडियो के अंत में कि आप लोग थोड़ी सी एक चीज़ मैंने मिस्टेक कर दिया था, वहाँ था क्या चीज़ कि उष्मा क्षेपी प्रक्रम होती है लासातली सिद्धांत में, तो वहाँ पे जानते हैं डेल्टा H का मान नेगेटिव होता है। जब उष्मा शोषी होता है तो वहाँ प्लस होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि मेरे बुक में अवेलेबल था, नीचे और ऊपर मैंने शब्द पर ध्यान नहीं दिया था, मिस्टेक हमसे हो गई थी, उसे आप लोग सुधार लेंगे। उष्मा क्षेपी होगा एक्सोथर्मिक, यानी उष्मा छोड़ता होगा लासातली सिद्धांत के अनुसार, तो उसमें याद रखना क्या, डेल्टा H का मान, उष्मा का मान निगेटिव होगा, ठीक है, और उस अवशोषित करेगा, यानी उष्मा शोषी होगा, ऑब्जर्व करेगा, तो उसमें डेल्टा H का मान क्या होता है, पॉजिटिव। क्लियर? पढ़ें घर में रहकर, मस्त रहें, बिंदास रहें, पढ़िए जमकर, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।